अन्नी देवानी मर्डर मिस्ट्री। अरबपति घर की लड़की हनीमून मनाने जाती है मगर लाश बनकर लौटती है। आपने मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन जिस घटना की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसके सामने हर फिल्मी कहानी छोटी लगने लगती है। जितना सस्पेंस इस मर्डर केस में है उतना किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं होता। यह पूरा मामला अरबपति घराने का था, फिर भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। हम बात कर रहे हैं 2010 में दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले अन्नी देवानी मर्डर केस की। आखिर अन्नी देवानी मर्डर मिस्ट्री क्या है? इस कहानी में कत्ल किसका होता है? कत्ल करने वाला कौन होता है? कत्ल क्यों होता है? क्यों कातिल को सजा होती है? और एक ड्रीम हनीमून ट्रिप कैसे सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। शायद आपने भी अब तक इतने परफेक्ट प्लानिंग के साथ मर्डर की कोई दूसरी दास्तान नहीं सुनी होगी। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में एक के बाद एक कई किरदार आते जाते हैं, मगर जो दो सबसे अहम किरदार हैं वो हैं 28 साल की अन्नी देवानी और 32 साल के श्रियन देवानी। अन्नी देवानी का पूरा नाम अन्नी नीना हिंदोचा था। शादी के बाद ये दीवानी परिवार की बहू बनने की वजह से ये हिंदोचा से दीवानी बन जाती हैं। इनका जन्म 12 मार्च 1982 को स्वीडन में हुआ था। अन्नी के पिता का नाम विनोद हिंदोचा था। विनोद हिंदोचा भारतीय मूल के स्वीडिश नागरिक हैं जो स्वीडन के अरबपति बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। विनोद हिंदोचा पहले युगांडा में रहा करते थे, मगर 1970 के दशक में जब युगांडा सरकार ने पॉलिसी बदली और एशियाई लोगों को वहां से मारकर भगाना शुरू कर दिया तो विनोद हिंदोचा सब कुछ छोड़कर युगांडा से स्वीडन आ गए। अन्नी स्वीडन में ही पली बढ़ी और यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने इनोवेटिव इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगी थी। इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं श्रियन देवानी। श्रियन देवानी के पिता का भी संबंध भारत से है, मगर वो भी भारत को छोड़कर ब्रिटेन में बस गए। ब्रिटेन में इन्होंने अपना बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया और अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। जब श्रियन जवान हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और काफी तरक्की की। काम के सिलसिले में अन्नी देवानी का ब्रिटेन आना जाना लगा रहता था। इसी क्रम में पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए लंदन में श्रियन देवानी से अन्नी देवानी की मुलाकात होती है। कुछ समय तक दोनों दोस्त बनकर रहते हैं और फिर धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय बाद अन्नी देवानी ने अपने इस रिश्ते के बारे में अपने पिता विनोद हिंदोचा को बताया और इधर श्रियन देवानी ने भी अपने पिता से इस रिश्ते के बारे में बात की। आपसी मेलजोल के बाद दोनों ही परिवार इस शादी के लिए राजी हो गए। शादी की बात फाइनल होने के बाद अन्नी 2010 में स्वीडन छोड़कर यूके में शिफ्ट हो गईं और फिर इन दोनों के परिवार वालों की सहमति से मई में एंगेजमेंट भी कर ली। एंगेजमेंट के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अन्नी और श्रियन के बीच रिश्ते बिगड़ गए और बात शादी कैंसिल होने तक आ गई। लेकिन फिर किसी तरह रिश्ता टूटते टूटते बचा और बात शादी तक पहुंच गई। इन लोगों के पास बेतहाशा पैसा था, इसलिए दोनों परिवार ने मिलकर इस शादी को आलीशान बनाने का फैसला किया और पूरा परिवार शादी के लिए मुंबई में आ गया। और फिर मुंबई के मशहूर लेक पवई में इन्होंने 29 अक्टूबर 2010 को शादी कर ली। शादी के बाद सभी ब्रिटेन वापस चले गए और वहां से अन्नी और श्रियन ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। बिजनेस के सिलसिले में श्रियन देवानी अक्सर साउथ अफ्रीका जाया करते थे। उन्हें साउथ अफ्रीका काफी पसंद भी था, इसलिए उन्होंने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका चुनने के पीछे की एक कहानी यह भी बताई जाती है कि साउथ अफ्रीका को शॉर्ट में SA लिखा जाता है और श्रियन के नाम का पहला लेटर S तथा अन्नी के नाम का पहला लेटर A था। ये मिलकर होते हैं SA, इसलिए इन दोनों ने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका को चुना। प्लान के मुताबिक 7 नवंबर 2010 को अन्नी देवानी और श्रियन देवानी साउथ अफ्रीका के केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। वहां से फिर ये दोनों हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक फ्लाइट लेकर दक्षिण अफ्रीका के मशहूर क्रूगर नेशनल पार्क चले जाते हैं। दोनों अगले 4 दिन तक क्रूगर नेशनल पार्क के अंदर ही एक होटल में रुकते हैं। इसके बाद 12 नवंबर 2010 को ये कपल एक बार फिर से वापस केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं। यहां इनकी मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो से होती है। श्रियन देवानी जोला टोंगो की ही टैक्सी बुक करते हैं
और उस टैक्सी से ये शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल केप ग्रेस होटल में चले जाते हैं। 12 नवंबर की रात ये दोनों उसी होटल में बिताते हैं और 13 नवंबर का पूरा दिन भी वो दोनों उसी होटल में बिताते हैं। साथ ही आगे घूमने का कुछ प्लान भी तैयार करते हैं। प्लान तैयार हो जाने के बाद श्रियन एक बार फिर से उसी टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो को फोन करते हैं और उसे होटल में बुलाते हैं ताकि वो इन दोनों को घुमा सके। जब जोला टोंगो अपनी टैक्सी लेकर केप ग्रेस होटल पहुंचता है तो श्रियन देवानी ड्राइवर से कहता है कि यहाँ की मशहूर सुशी डिश आसपास सबसे अच्छी कहाँ मिलती है। तो इस पर जोला टोंगो उन्हें वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। ये दोनों सर्फ साइड रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए टोंगो की फोक्सवैगन शरण टैक्सी से केप ग्रेस होटल से रात के 8 बजे निकल जाते हैं। रात के 9:33 पर टैक्सी ड्राइवर उन्हें गुगुलेतु नाम की जगह पर मौजूद सर्फ साइड रेस्टोरेंट में पहुंचा देता है। यहां ये दोनों डिनर करने के बाद रात के 10:24 पर उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। यहां से फिर उन्हें टैक्सी ड्राइवर उसी टैक्सी में बैठाकर केप ग्रेस होटल की तरफ चल निकलता है। टैक्सी चलती हुई गुगुलेतु गांव के करीब पहुंचती है और यहां से होटल की तरफ जाने के लिए एक तीखे मोड़ पर ड्राइवर टैक्सी को धीरे करता है। अभी टैक्सी मुड़कर मुख्य सड़क पर आ पाती उससे पहले ही अचानक से एक व्यक्ति ठीक गाड़ी के सामने आता है और जोर से सामने वाले शीशे पर अपने हाथ से मारता है। ये लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और आदमी सामने आ जाता है। जब ये लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि उन दोनों के हाथों में बंदूक है। बंदूक की नोक पर एक आदमी टैक्सी के ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाकर गाड़ी के बाहर फेंक देता है और ड्राइविंग सीट खुद संभाल लेता है, जबकि उसका साथी तेजी से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है और श्रियन देवानी तथा अन्नी देवानी के बीच में बैठ जाता है और इन दोनों पर बंदूक तान देता है। इधर ड्राइविंग सीट पर बैठा हमलावर कार को आगे बढ़ा देता है। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा अपराधी श्रियन से उसका पर्स, स्टाइलिश घड़ी, मोबाइल सब कुछ छीन लेता है और लगभग 20 मिनट बाद एक जगह गाड़ी धीमा करता है और श्रियन को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। अब गाड़ी में अकेली अन्नी देवानी बचती है। इधर जैसे ही टैक्सी ड्राइवर से उसकी गाड़ी छिनती है वो सीधे गुगुलेतु पुलिस स्टेशन जाता है और घटना की जानकारी देता है। इधर 20 मिनट बाद जब अपराधी श्रियन देवानी को भी गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं तो वो भी मदद के लिए आसपास भटकने लगते हैं और आखिरकार एक व्यक्ति पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देता है। घटना के बाद रात के 12:48 पर श्रियन देवानी होटल केप ग्रेस वापस पहुंच जाता है। उधर रात के 1:17 पर ड्राइवर जोला टोंगो को भी पुलिस लेकर उसी होटल केप ग्रेस में पहुंचती है और उसका बयान दर्ज करवाती है। श्रियन देवानी का भी बयान दर्ज किया जाता है। दोनों के बयान अलग अलग दर्ज करवाए जाते हैं, फिर भी दोनों के बयान बिल्कुल एक जैसे मिल जाते हैं। ड्राइवर का बयान दर्ज करने के बाद उसे आजाद छोड़ दिया जाता है। शुरुआती जांच पड़ताल में ही पता चल चुका था कि श्रियन देवानी एक अरबपति बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी अन्नी देवानी, जो अब भी अपराधियों के कब्जे में थी, वो भी एक अरबपति परिवार से आती हैं। ऐसे में मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल होने की वजह से साउथ अफ्रीका पुलिस तुरंत कई स्पेशल टीम बनाती है और अन्नी देवानी की खोज में लग जाती है। इधर पुलिस द्वारा स्वीडन में मौजूद अन्नी देवानी के पिता विनोद हिंदोचा को भी बेटी के गायब होने की खबर दे दी जाती है और वो रात में ही साउथ अफ्रीका आने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। घटना 13 नवंबर 2010 को रात के लगभग 11 बजे के आसपास हुई थी और अब तारीख बदलकर 14 नवंबर 2010 हो चुकी थी। पुलिस अन्नी देवानी की खोज में लगी हुई थी कि पुलिस की एक टीम को लूटपाट वाली जगह से कुछ दूरी पर फोक्सवैगन शरण टैक्सी खड़ी होने की जानकारी मिलती है। पुलिस तुरंत वहां पर जाती है और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती है। गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो गाड़ी के पिछले हिस्से में सीट के नीचे अन्नी देवानी की लाश पड़ी होती है। पुलिस तुरंत लाश को कब्जे में ले लेती है। साथ ही फॉरेंसिक टीम बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और गाड़ी को भी जांच के लिए भेज दिया जाता है। अन्नी की लाश मिलने की खबर अन्नी के पति श्रियन देवानी तथा अन्नी के पिता विनोद हिंदोचा को भी दे दी जाती है, जो अब भी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को अन्नी के शरीर पर 3 जगह गोली लगने के निशान दिखाई देते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद
अन्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए एक अस्पताल भेज दिया जाता है। इधर रात के 11 बजे अन्नी देवानी के पिता विनोद हिंदोचा भी साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अन्नी की लाश देखने के बाद खुलासा होता है कि उसके पास मौजूद व्हाइट गोल्ड और डायमंड की ब्रेसलेट गायब है, उसकी स्पेशल एडिशन की वॉच गायब है तथा उसके पास जो ब्लैकबेरी का फोन था वो भी गायब है। कुल मिलाकर अन्नी के पास से जितनी भी चीजें गायब हुई थीं, उन सभी की कीमत 5 लाख से ऊपर थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें शरीर पर सिर्फ एक गोली लगने के सबूत मिलते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी तरह के यौन हिंसा या फिर बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। इस तरह मामला साफ था कि यह अपहरण सिर्फ लूट की नीयत से किया गया था। लेकिन सवाल था कि जब लूट के लिए अपहरण किया गया तो फिर अन्नी की हत्या क्यों की गई? पुलिस इसका जवाब ढूंढने में लग गई। अब तारीख हो चुकी थी 15 नवंबर 2010। गाड़ी और लाश मिलने के बाद पुलिस पर भारी दबाव आ जाता है कि जल्द से जल्द अन्नी देवानी के कातिलों का पता लगाएं। इस सिलसिले में पुलिस लगातार छापेमारी करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है कि गाड़ी के ड्राइवर ने अपने बयान में कहा था कि सबसे पहले गाड़ी के अगले शीशे पर एक अपराधी ने अपने पंजे से हमला किया था। इसलिए पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास पहुंचती है और अगले शीशे से फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश की जाती है। किस्मत से पुलिस को वो फिंगरप्रिंट मिल जाता है। उस फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है तथा पुलिस रिकॉर्ड से उस फिंगरप्रिंट की मैचिंग की जाती है। थोड़ी कोशिशों के बाद वो फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में पहले से ही दर्ज ओलिले एनगेनी नाम के व्यक्ति से मिल जाती है। ओलिले एनगेनी एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो पहले भी छीन छोर और लूटपाट की कुछ घटनाओं की वजह से जेल जा चुका था, लेकिन इसने कभी भी किसी की हत्या नहीं की थी। पुलिस अब तुरंत ओलिले एनगेनी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन 15 तारीख को इसका कोई पता नहीं चल पाता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है और अपनी कई टीम सिर्फ ओलिले को ढूंढने में लगा देती है। इस तरह 16 नवंबर 2010 की रात को खलीचा नाम के एक गांव से ओलिले एनगेनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पूछताछ शुरू करती है तो ओलिले कहता है कि उसने इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आती है तो वो मान लेता है कि उसने अपहरण जरूर किया है और लूटपाट में भी उसका हाथ है, लेकिन उसने अन्नी देवानी पर गोली नहीं चलाई, बल्कि शिवामा डोडा क्वावे नाम के तीसरे व्यक्ति ने बैग छीनने के दौरान अन्नी देवानी पर गोली चला दी थी, जिससे अन्नी की मौत हो गई। अब पुलिस शिवामा डोडा क्वावे को खोजने में लग जाती है। उधर पुलिस जब क्वावे को ढूंढने में लग जाती है, इधर सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अन्नी देवानी के पिता को अन्नी की लाश सौंप दी जाती है। 17 नवंबर 2010 की रात अन्नी देवानी की लाश को ब्रिटिश एयरवेज के चार्टर्ड फ्लाइट से लेकर श्रियन देवानी और विनोद हिंदोचा ब्रिटेन चले जाते हैं। जो अन्नी नई नवेली दुल्हन के रूप में महज कुछ दिन पहले हनीमून बनाने दक्षिण अफ्रीका गई थी, अब वहां से वो एक ताबूत में बंद होकर एक लाश के रूप में ब्रिटेन वापस आ गई थी। यहां धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अन्नी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका में पुलिस अब भी पूरी जान से क्वावे नाम के अपराधी को ढूंढने में लगी हुई थी। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को एक मुखबिर द्वारा क्वावे के लोकेशन की जानकारी मिलती है। बिना समय गवाए 17 नवंबर 2010 की रात 1 बजे एक पुलिस टीम बताई गई लोकेशन पर धावा बोलती है और शिवामा डोडा क्वावे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शुरुआती पूछताछ में क्वावे भी हर तरह के आरोप से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस बताती है कि ओलिले एनगेनी ने कहा है कि अन्नी देवानी पर गोली तुमने चलाई थी, तो इस पर क्वावे बताता है कि मैं अपहरण और लूटपाट में शामिल जरूर था, लेकिन गोली मैंने नहीं बल्कि ओलिले एनगेनी ने ही चलाई थी। जब पुलिस क्वावे से पूछती है कि यह सब तुमने क्यों किया, तो यहां पर क्वावे मोंडे बोलोम्बो नाम के एक शख्स का जिक्र करता है और कहता है कि इसी ने मुझे किसी से मिलवाया था और उसने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। पुलिस कड़ियों को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, आगे बढ़ते इन्वेस्टिगेशन के साथ ये उतनी ही उलझती जा रही थी। अब पुलिस मोंडे बोलोम्बो नाम के एक शख्स को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस अपने रिकॉर्ड में इस शख्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी तहकीकात के बाद पुलिस को पता चलता है कि मोंडे बोलोम्बो पास के ही कोलोजियम होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करता है।
मोंडे बोलोम्बो के बारे में सभी जानकारी जुटा लेने के बाद 18 नवंबर 2010 की सुबह पुलिस उसी होटल में जाती है और मोंडे बोलोम्बो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बोलोम्बो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने शिवामा डोडा क्वाबे को किससे मिलवाया था, तो बोलोम्बो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लगता है। दोस्तों, क्या बताया आखिर बोलोम्बो ने पुलिस को? क्या अपराधी पकड़े गए और क्या उन्हें सजा मिली? जानने के लिए देखें अन्नी दीवानी मर्डर मिस्ट्री का दूसरा भाग। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज।